गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी को मेरे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज बायोलॉजी क्लास 12 ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो कि 3rd चैप्टर है, उसके हम 6 लेक्चर में एंट्री किए हैं। आज हम लोग एक ऐसे इवेंट्स, एक ऐसे घटना का अध्ययन करेंगे जो कि सामान्यतः मानव मादा में पाया जाता है और इससे रिलेटेड आज के सोशल जो हमारा समाज है, हमारा सोशल जो लोग हैं, काफी इससे रिलेटेड हैं और काफी बीमारियां भी इससे संबंधित कुछ मादा में कई बीमारियां भी पाई जाती है। इसलिए इस इवेंट्स को समझना, इस घटना को समझना अति आवश्यक है। ये भी एक काफी कॉम्प्लिकेटेड एक इवेंट से घटना है जो कि मादा में रिप्रोडक्टिव फेज के रूप में पाया जाता है। तो चलिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मानव मादा में जो पाई जाने वाली एक साइकिल है जो कि मेनेस्ट्रुअल साइकिल MC के नाम से जानते हैं, जो कि एक एडल्ट प्यूबर्टी स्टेज में, प्यूबर्टी स्टेज अलग है, एडल्ट स्टेज अलग है, आप भली बात ही जाने। प्यूबर्टी स्टेज जो कि 10 से 10 to 12 इयर्स में मादा में शुरुआत होता है, जिसके दौरान फर्स्ट मेनेस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत होती है। जो फर्स्ट मेनेस्ट्रुअल साइकिल, जो फर्स्ट बार गर्ल्स में मेनेस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत होती है, उसे कहते हैं मीनार्च। ध्यान रखना, हम हालांकि सारी घटनाओं को इसको समझाने के बाद आपके एक एक पॉइंट्स को हम लिख भी देंगे। जो फर्स्ट गर्ल्स में फर्स्ट जब 10 to 12 इयर्स में मेनेस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत होती है, उस घटना को कहते हैं मीनार्च। और जो लगभग 45 से 50 इयर्स के बीच जब ये मेनेस्ट्रुअल साइकिल क्लोज होता है, सीज कर दिया जाता है, यानी रोक दिया जाता है, तो इस इवेंट्स को, इस घटना को मेनोपॉज कहा जाता है। और इस मीनार्च और मेनोपॉज के बीच जो समय होता है, इसको कहते हैं रिप्रोडक्टिव फेज। इसके बीच का जो समय है, टाइम है, उस समय को हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्टिव फेज। और इस रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर मेनेस्ट्रुअल साइकिल समय समय पर शुरू होते रहते हैं। ये जो मेनेस्ट्रुअल साइकिल एक्चुअली 28 to 30-35 समय तक वेरी करता है, लेकिन आज जो हम लोग जो NCERT के अकॉर्डिंग हम उसको 28 या 29 डेज तक हम इस घटना को लेकर चल रहे हैं। ये मेनेस्ट्रुअल साइकिल का एक ग्राफ के द्वारा दर्शाया गया है और इसको समझना काफी आपके माइंड के कंसंट्रेशन पावर को यहां पे चेक करेगा। आप अपने माइंड को कितना यदि आप अपने मन में, चाहे आप 12th के ही स्टूडेंट हों, लेकिन यदि मन में आगे इच्छा है कि हमें कोई मेडिकल एंट्रेंस क्वालिफाई करना है या मेडिकल संबंधित कोई एग्जाम को क्रैक करना है, तो काफी कंसंट्रेट होकर सभी लेक्चर को ध्यान से पढ़ना है। यदि आपको भविष्य में, आपको पता है कि आज के डेट में जब से ये कोरोना जो इवेंट्स है, जो वैश्विक स्तर पे जो महामारी चला है, निश्चित रूप से बच्चों इसके बाद जो होने वाला है ना, मेडिकल जो एरिया है, मेडिकल क्षेत्र है, ये काफी डेवलप किया जाएगा। और यदि इस लाइन में आपको अपना कैरियर बनाना है तो काफी डीप से डीप आपको पढ़ना है। और आप जितना डीप से पढ़ना चाहें, आप ये सभी लेक्चर को ध्यान से पढ़ते जाएं। आपको मैं अब जो अपने लेक्चर में दे रहा हूं वो एक 12th लेवल का ही नहीं, बल्कि आप नीट एग्जाम क्रैक कर पाएं, एक कोई भी मेडिकल एंट्रेंस संबंधित या मेडिकल से संबंधित कोई एग्जाम में जब आप बैठे उसको क्रैक करना चाहें, तो ये सब लेक्चर जो है काफी हेल्पफुल होगा। तो प्लीज हमारे साथ बने रहिए इस लेक्चर में। ये मेनेस्ट्रुअल साइकिल को ये 1 to 28 और 29 डेज तक का
इवेंट्स है, घटना है। इस पूरे 1 to 29 डेज तक की जो घटना है, इसको हम 4 फेज में डिवाइड किए हुए हैं। ये 4 फेज में डिवाइड रहता है। आप इसको इस रूप में ध्यान रखें, एक एक पॉइंट को ध्यान रखें। जो फर्स्ट 1 to 5 डेज का इवेंट्स होता है, इवेंट्स मतलब घटना, जो इवेंट्स होता है वो कहलाता है मेंस्ट्रुएशन, जिसमें 3 से 5 डेज तक यानी 3 to 5 डेज तक ब्लीडिंग फ्लो क्रिया होती है, जिसमें कि जो आपको पता है ये 1 से 28 दिन का जो मेनस्ट्रुअल साइकिल है, इसके पहले भी तो मेनस्ट्रुअल साइकिल हुआ रहेगा। और ये मेनस्ट्रुअल साइकिल में जो ओवेरियन यूटेरस का जो वाल है, वो जो डेवलप हुआ रहता है, वही वो जो उसका इंडोमेट्रियम वाल है वो कटना चालू होता है, और ओवेरियन और वो ब्लड और कुछ इंडोमेट्रियम के जो वाल होते हैं वो कट कर बाहर निकलते हैं। तो ये पिछले जो मेनस्ट्रुअल साइकिल है उसके लास्ट के बाद ही ये चालू होता है, और उस समय तक स्थिति क्या रहती है कि इंडोमेट्रियम जो कि यूटेरस का जो आंतरिक परत है वो काफी मोटा हो गया रहता है, वही कटकर बाहर निकलता है। तो ये घटना कितने दिन की होती है? 3 से 5 डेज की ये घटना होती है। हम पहले यूटेरस के अंदर जो घटनाएं हो रही है उसको हम देख रहे हैं, इसलिए यहां पर देखें एक नाम जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, आप इस पर ध्यान, यूटेराइन इवेंट्स। यूटेराइन मतलब यूटेरस और इवेंट्स मतलब घटना। यूटेरस के अंदर जो घटना हो रही है सिर्फ अभी हम उसको देख रहे हैं। क्लियर है बच्चों? तो ये 3 से 5 दिन जो ब्लीडिंग फ्लो होता है वो घटना है। उसके बाद के 5 दिन के बाद 5 डेज के बाद जो इवेंट्स होता है उस इवेंट्स को, उस घटना को कहते हैं फॉलिकुलर या प्रोलिफरेटिव फेज। फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज, इसके 2 नाम क्यों पड़े? दोनों नाम काफी इंपॉर्टेंट है, फॉलिकुलर फेज और प्रोलिफेरेटिव फेज। दोनों को ध्यान से समझ लें, क्यों इसको फॉलिकुलर फेज कहते हैं। इस दौरान ओवरी के अंदर, ये देखिए ओवेरियन इवेंट्स, इसको भी ध्यान दें, ये क्या लिखा हुआ है? ओवेरियन इवेंट्स। ओवरी के अंदर भी घटनाएं होती रहती हैं, जिससे कि जो प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल से टर्शियरी फॉलिकल, ग्रेफियन फॉलिकल, वो भी घटनाएं होती रहती हैं। ये तो यूटेरस के अंदर जो घटनाएं बांटी गई है, डिवाइड किया गया है, वो 4 फेज। एक्चुअली एक साथ क्यों कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है? एक साथ ये 4 फेज होती हैं। पहले उसको एक बार देख लेते हैं। ये यूटेरस के अंदर जो घटनाएं हो रही हैं, ये हार्मोन को, ये जो लाइन दर्शाया गया है ब्लैक से और ब्लू से, ये हार्मोन के लिए ये एक लेवल को दर्शाया गया है। जस्ट इसके पहले बच्चों जब हम लोग ऊजेनेसिस प्रोसेस देखे थे तो उसमें हम हार्मोनल कंट्रोल को देखे थे, जो कि ऊजेनेसिस प्रोसेस को कंट्रोल कर रहा था। तो ये हार्मोन जो कि ओवेरियन फॉलिकुलर हार्मोन है, ये फॉलिकुलर है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, ये सब जो फॉलिकल हैं, ये जो हार्मोन का सिक्रेशन करते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, उसका ये लेवल है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये हार्मोन का लेवल ही मेनस्ट्रुअल साइकिल को नियंत्रण करता है, जिसके दौरान ऊजेनेसिस घटना भी होती रहती है। और आपको ये भी पता है कि जब ओवेरियन फॉलिकुलर ग्रोथ जो एफएसएच और एलएच इसके पहले जो था, वो हाइपोथैलेमस एक विशेष प्रकार के हार्मोन को सिक्रेशन करता था, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। वो गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, और वो 2 प्रकार के हार्मोन को सिक्रिट करता है। एफएसएच जो कि ब्लैक से रिलेटेड, ब्लैक कलर से दर्शाया गया है, और दूसरा है एक
कि दूसरा जो हार्मोन है वो है LH, जो कि यहां ब्लू कलर से दर्शाया गया है। ध्यान दे बच्चों, जो कि ब्लू लाइन से दर्शाया गया है वो है LH। तो एक साथ चूंकि 4 इवेंट्स हो रही हैं, इसलिए थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो देखिए, फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज क्यों कहा गया? क्योंकि साथ ही साथ ये फॉलिकल, जो ओवरी के अंदर जो फॉलिकल हैं वो भी ग्रोथ करते रहते हैं। क्लियर है? और साथ ही साथ ये जो यूटेरस का जो इंडोमेट्रियम वाल है वो भी डेवलप होता रहता है, वो भी ग्रोथ करता रहता है। तो इंडोमेट्रियम के लिए ये प्रोलिफरेटिव फेज, जो ग्रोथ का फेज है, वो दर्शाया गया है, और जो फॉलिकुल के अंदर जो ग्रोथ होता है उसको फॉलिकुलर फेज कहा गया है। और इसके साथ साथ जब ये, इसके अंदर इसमें क्या होता है, इस सभी घटनाओं को हम लोग देखेंगे। तो जैसे जैसे ये फेज आगे बढ़ता है और ये ओवरी के अंदर ये प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, ग्रेफियन फॉलिकल, जैसे ही 14 डेज 14वां दिन जब होता है, चूंकि हम पूरा साइकिल ये 28 से 29 डेज को हम लिए हैं, तो उसके हाफ टाइम 14 पर ओवुलेशन क्रिया होती है। ओवुलेशन, ये कौन सी घटना है? ओवुलेशन। ओवुलेशन के दौरान क्या होता है, जो अंडाणु है, अंडाणु तो पूर्णता नहीं है, वो सेकेंडरी उस साइट है। आप ध्यान देना, जब हम ऊजेनेसिस प्रोसेस पढ़े थे तो वहां पर क्या था? सेकेंडरी ऊसाइट। उस सेकेंडरी ऊसाइट ग्रेफियन फॉलिकल से बाहर निकलता है, और निकलने के बाद ये जो ग्रेफियन फॉलिकल है ये बदल जाता है कार्पस ल्यूटियम में। कार्पस ल्यूटियम में, और कार्पस ल्यूटियम भी यहां पर काफी, अब एक और 2 घटनाएं हो सकती है कि ये जो सेकेंडरी ऊसाइट निकला है या तो स्पर्म से फर्टिलाइज हो सकता है और या नहीं भी हो सकता है। यदि वो स्पर्म से फर्टिलाइज हुआ तो ये कार्पस ल्यूटियम ज्यों का त्यों बना रहेगा, और इससे एक विशेष प्रकार के हार्मोन का स्रावण होता रहता है। वो कौन सा हार्मोन होता है? प्रोजेस्टेरोन। और ये प्रोजेस्टेरोन काफी हेल्प करता है इंडोमेट्रियम वाल, जो यूटेरस का आंतरिक परत है इंडोमेट्रियम, उसको आगे बढ़ने के लिए, उसको प्रोलिफरेट करने के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए काफी ये हार्मोन आवश्यक होता है। आपको बता दें कि ये घटना कैसे हो रही है इसके द्वारा। शुरू में ये प्राइमरी फॉलिकल, जैसे ही आप थोड़ा सा पिछला जो लेक्चर है लास्ट वाला पॉइंट देखना, ये ओवेरियन जो हार्मोनल कंट्रोल है, इसमें हाइपोथैलेमस एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट किया और उससे एफएसएच हार्मोन सिक्रीट हुआ। एफएसएच हार्मोन क्या करता है कि एफएसएच इसको कंट्रोल करता है। ये फॉलिकल जो है उसका डेवलपमेंट को, ये जो डेवलपमेंट है उसको कंट्रोल करता है। तो ये डेवलप जैसे जैसे होते जाते हैं, एक प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी, तो ये एक हार्मोन का सिक्रेशन करते हैं। वो कौन सा हार्मोन होता है? वो हार्मोन होता है ईस्ट्रोजन। जैसे जैसे फॉलिकल ये बड़ा होगा, ईस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावण भी बढ़ेगा। अब ये ईस्ट्रोजन हार्मोन एक समय ऐसा होता है कि जैसे जैसे ये ज्यादा होगा तो ये निगेटिव इंपैक्ट डालता है एफएसएच पर, और एफएसएच का जो सिक्रीशन है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। पिछला जो लेक्चर है लास्ट पॉइंट हार्मोनल कंट्रोल, बच्चों उसको जरूर देखें। ये जैसे जैसे ईस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावण सिक्रीशन करता है और उसका लेवल, क्योंकि ये जैसे जैसे बड़ा होगा वो उसका जो मात्रा है, ईस्ट्रोजन हार्मोन की जो मात्रा है वो अधिक मात्रा में सिक्रीट करने लगेगा, और जैसे जैसे उसकी मात्रा अधिक होगी
वो निगेटिव इंपैक्ट डालता है। ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन है, ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो एफएसएच पर निगेटिव इंपैक्ट डालता है, निगेटिव प्रभाव डालता है। समझ रहे हैं? तो एस्ट्रोजन का लेवल आपको पता है कि ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है वो अधिक मात्रा में स्रावित होगा, और जब अधिक मात्रा में स्रावित होगा तो एफएसएच का जो लेवल है, एफएसएच का जो लेवल है वो डिक्रीज होगा। तो ये देख रहे हैं डिक्रीज हो रहा है, ब्लैक कलर से जो है वो डिक्रीज हो रहा है। और पॉजिटिव ये इफेक्ट डालता है एलएच पर, एलएच पर भी एस्ट्रोजन इफेक्ट डालता है, ये इस पर पॉजिटिव इंपैक्ट डालता है। तो ये क्या करेगा, ये इसके जो सिक्रीशन लेवल है इसको बढ़ा देता है। कौन? एस्ट्रोजन। ये मैं घटना हटा दे रहा हूं ये समझाने के लिए, बस ये लाइन में एक दो बार ये वीडियो रिपीट जरूर कीजिएगा। यदि नीट एग्जाम आपके मन में है कि मुझे क्रैक करना है, बीएचयू एग्जाम को क्रैक करना है, तो उस लेवल तक पहुंचने के लिए आपको एक गहराई से समझना आवश्यक है। इसलिए बच्चों मैं बोर्ड के लिए ही केवल नहीं बता रहा हूं, बोर्ड के लिए तो आप 4 लाइन लिख दीजिए, इससे भी इजी फिगर बना दीजिए, वो हो गया। लेकिन क्या बोर्ड ही क्वालिफाई संभव करना केवल बोर्ड के लिए ही आप पढ़ रहे हैं? नहीं, एग्जाम क्रैक करने के लिए। तो एस्ट्रोजन निगेटिव इंपैक्ट किस पे डाला? एफएसएच पर, और पॉजिटिव किस पर डाला? एलएच पर। तो ये निगेटिव होने के कारण इसका जो सिक्रीशन लेवल है वो घटेगा और एलएच का बढ़ेगा। जैसे जैसे ये एक स्टेज आता है कि काफी मात्रा में एस्ट्रोजन का स्रावण हो जाता है, तो एलएच का जो लेवल है एकाएक आप देख रहे हैं जो 14 डेज है उस स्टेज पर इसका लेवल काफी हाई हो जाता है, और इसको कहते हैं लुटिनाइजिंग हार्मोन सर्ज। इस शब्द को ध्यान रखना, लुटिनाइजिंग हार्मोन सर्ज, लुटिनाइजिंग सर्ज काफी मात्रा में, जो कि ये ओवुलेशन को, लुटिनाइजिंग जो सर्ज है बहुत ज्यादा मात्रा में जो सिक्रीट हुआ, ये ओवुलेशन को, ओवुलेशन जो प्रोसेस होता है उसको स्टिमुलेट करता है। यानी ग्रेफियन फॉलिकल से ये जो एग है इसको ये बाहर निकालता है। एग तो नहीं है, सेकेंडरी ओसाइट है, सॉरी, सेकेंडरी ओसाइट को बाहर निकालता है। और इसके निकलने के बाद ये ग्रेफियन फॉलिकल, ये जो ग्रेफियन फॉलिकल है कार्पस ल्यूटियम में बदल जाता है। इस कार्पस ल्यूटियम से जो हार्मोन सिक्रीट होता है वो होता है प्रोजेस्टेरॉन, और सबसे ज्यादा तो यही सिक्रीट होता है, लेकिन इसके साथ साथ एस्ट्रोजन हार्मोन का भी कॉम्बिनेशन बनता है। इसका कॉम्बिनेशन जो है इसके जो प्रोलिफरेटिव फेज है इसको नियंत्रण करता है। क्लियर है बच्चों? और वही है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, यानी कि ये कंट्रोल कर रहा है इसको और ये कंट्रोल कर रहा है इसको। प्रोजेस्टेरॉन जो कि यहां से आप देख रहे हैं शुरू में इसकी जो मात्रा है वो काफी कम है, लेकिन जैसे ही ये कार्पस ल्यूटियम बना तो कार्पस ल्यूटियम बनने के बाद इसका जो सिक्रीशन लेवल है वो काफी इंक्रीज कर जाता है, काफी बढ़ जाता है। और एस्ट्रोजन भी है लेकिन कम मात्रा में है, जो कि ब्लैक कलर से है। ये आपका है ब्लैक कलर से एस्ट्रोजन, और जो ब्लू कलर से है प्रोजेस्टेरॉन। तो बच्चों आप ये समझना कि ये जो इवेंट्स है इसको एक साथ 4 फीमेल जो बॉडी है उसके अंदर 4 स्टेजेस डिवाइड किए गए हैं। 4 तरह की एक साथ घटनाएं होती हैं और 4 प्रकार की घटनाएं पूरे शरीर में एक साथ चलती हैं, इसलिए काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। और कई सारे जो घटनाएं एक साथ होने के कारण कभी मादा में, फीमेल में ये समस्याएं बनी रहती हैं, काफी परेशानियां होती हैं। ये हार्मोनल कंट्रोल काफी मायने रखता है। आपको कभी कभी आप बुक में देखे होंगे कि ये जो लाइन लिया गया है ये किस लिए है, इसी के लिए मैं हार्मोनल कंट्रोल, यदि मेरा ये 6 लेक्चर है, 5 लेक्चर के जो लास्ट अप्रोक्स 8 मिनट
लास्ट के जो 8 मिनट है उसको एक बार जरूर देखें। वही ये जो लेवल चल रहा है वो आपको क्लियर कर देगा। ये घटनाएं हैं, ये टोटल घटनाएं एक हार्मोनल कंट्रोल है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो यूटेरस के अंदर होता है, ये घटनाएं हैं। क्लियर है बच्चों? इसको 3 से 5 दिन का ये घटना होता है मेंस्ट्रुएशन। ये फॉलिकुलर या प्रोलिफरेट फेज, जिसके अंदर इंडोमेट्रियम वाल ग्रोथ करता है। प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन की आप देखें, एस्ट्रोजन जो ओवेरियन फॉलिकल के अंदर है वो भी बढ़ा हुआ है। कब? 14वें दिन यही बढ़ा है तो एलएच सर्ज हुआ है। एलएच सर्ज मतलब इसकी मात्रा जब एस्ट्रोजन की बढ़ी है तो ये स्टिमुलेट किया है, इसकी मात्रा जो बढ़ी है ये स्टिमुलेट किया है किसको? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को। जो अधिक मात्रा में जैसे ही ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सिक्रीट हुआ, वो क्या किया कि इसकी मात्रा काफी बढ़ा दी और ये ओवुलेशन को स्टिमुलेट किया। ओवुलेशन जैसे ही हुआ तो एस्ट्रोजन का जो लेवल है वो घट जाता है और कार्पस ल्यूटियम चूंकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन करता है, उसका लेवल काफी बढ़ जाता है। अब जैसे ही यदि अब देखिए यहां पर जो दो घटनाएं, जो दो संभावनाएं बन रही है वो ये है कि ये यदि सेकेंडरी oocyte यदि स्पर्म से फर्टिलाइज हो गया तब तो यह कार्पस ल्यूटियम ज्यों का त्यों बना रहेगा और अगला जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो भी स्टॉप हो जाएगा और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ये इंडोमेट्रियम वाल को मेंटेन रखेगा इम्प्लांटेशन के लिए। यानी कि भ्रूणावस्था जो इम्प्लांट करने के लिए, एम्ब्रियो को ग्रो कराने के लिए आवश्यक है, वो बना रहेगा। लेकिन यदि वो सेकेंडरी oocyte स्पर्म से फर्टिलाइज नहीं हुआ तो क्या होगा? वो यदि फर्टिलाइज नहीं हुआ तो ये आगे कार्पस ल्यूटियम कार्पस एल्बिकेंस में बदल जाता है और जैसे ही कार्पस एल्बिकेंस में बदलेगा तो प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल है अब गिर जाएगा, नीचे आ जाएगा। इसके बाद की ये लेवल गिरा देगा, यानी कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन घटेगा और एक समय ऐसा आएगा कि अगला जैसे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगा वो आपका 1 से 5 दिन का मेंस्ट्रुएशन, जिसके अंदर ब्लीडिंग प्रोसेस होता है, वो घटना स्टार्ट होगा। क्लियर है बच्चों? यदि आप नीट क्रैक करना चाहते हैं तो इस लेक्चर को 1 से 2 बार देखें, आपका एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों? अब इसके हम जो भी घटनाएं देखें उसके कुछ पॉइंट्स आप नोट कर लें। मैं इसको मिटाकर आपको मैं नोट कर देता हूं। तो बच्चों, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के अभी जो हम सारे प्रोसेस देखे, एक ग्राफिकली रूप से जो उसको प्रस्तुत किया गया, उसको हम लोग अब उसके प्रत्येक स्टेज को नोट्स भी कर लेते हैं। जैसा कि आप यहां पे देख रहे हैं कि फीमेल प्राइमेट्स आपको मैं पहले बताया हूं, जब पिछले चैप्टर में हम लोग थे, तो प्राइमेट्स और नॉन प्राइमेट्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। प्राइमेट्स के अंतर्गत जैसे मंकी, ह्यूमन ये आते हैं और नॉन प्राइमेट्स में गाय, भैंस इत्यादि ये आते हैं। तो प्राइमेट्स में जो होता है रिप्रोडक्टिव साइकिल जो होता है उसी को कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्लियर है? जो कि लगभग अप्रोक्स जो हम लोग लेकर चले थे वो था 28 to 29 डेज का। अब देखिए फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को मेनार्च फर्स्ट जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जब शुरुआत होता है ये प्यूबर्टी के दौरान, जो अप्रोक्स 10 to 12 इयर्स के दौरान ये जो शुरू होता है उसको हम कहते हैं मीनार्च। जो फर्स्ट, जब गर्ल्स में फर्स्ट बार मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी एमसी की जब शुरुआत होती है तो उस स्टेज को कहते हैं मीनार्च, जो प्यूबर्टी पर शुरू होता है। क्लियर है बच्चों? अब देखते हैं कि फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल।
मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो फेज है, मैं पहले भी मैं बताया था कि इसको 4 स्टेज में डिवाइड किया गया है। जो 4 स्टेज में उसमें फर्स्ट जो फेज है 3 to 5 डेज का, जिसमें कि ब्लीडिंग प्रोसेस होता है, जिसमें इंडोमेट्रियम वाल जो डिस्ट्रॉय होकर वेजाइनल ओपनिंग के द्वारा वो बाहर जो निकलता है, वो 3 to 5 डेज का वो प्रोसेस होता है। इसमें मेंस्ट्रुअल फ्लो 3 to 5 डेज तक जारी रहता है। इस दौरान यूटेरस का जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग होता है, लाइनिंग मतलब ये जो यूटेरस है उसके ऊपर जो डेवलपमेंट इंडोमेट्रियम वाल का हो गया रहता है, वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होता है। लाइनिंग तथा ब्लड वेसल नष्ट होना होता है, जिससे एक लिक्विड बनता है और ये वेजाइनल ओपनिंग द्वारा बाहर निकलता है। अब आगे के प्रोसेस में रिलीज्ड सेकेंडरी oocyte को फर्टिलाइज न होने पर, आप थोड़ा सा ये प्रोसेस ओवरी के अंदर जो होने वाला होता है, यदि वो सेकेंडरी oocyte जब इवोल्यूशन के द्वारा जब ये रिलीज हो गया रहता है और वो फर्टिलाइज नहीं होता है, तब ये जो मेंस्ट्रुअल जब ब्लीडिंग फ्लो वाला जो प्रोसेस होता है, तभी ये अगला जो साइकिल की शुरुआत होती है, वरना अगले साइकिल की शुरुआत नहीं होती है। ये किस स्थिति में जो नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, जब वो सेकेंडरी oocyte फर्टिलाइज न होता है, स्पर्म के द्वारा जब वो फर्टिलाइज नहीं होगा, तभी वो नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत होगा। मेंस्ट्रुएशन का न आना, यानी कि नेक्स्ट जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो यदि नहीं आता है, तो वो इंडिकेट करता है प्रेगनेंसी का, वो संकेत देता है। यानी कि मेंस्ट्रुएशन का न आना प्रेगनेंसी का संकेत है। लेकिन कभी कभाई क्या होता है कि जब काफी ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है या वीकनेस शरीर के अंदर होता है, तो भी ये मेंस्ट्रुएशन जो टाइम है वो काफी वेरी कर जाता है। तो ये प्रेगनेंसी का संकेत तो ठीक है, लेकिन कभी कभी किसी फीमेल में जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाए, उसको बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाए, या उसे किसी प्रकार का जो शारीरिक कमजोरियां हो जाए, तो भी ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, वो टाइम के अकॉर्डिंग वेरी कर जाता है। अब हम पहुंचते हैं कि इसके सेकेंड फेज फॉलिकुलर फेज में। इस फेज में क्या होता है? फॉलिकुलर फेज यानी कि ओवरी के अंदर ये घटनाएं होती है। इस फेज के दौरान ओवरी में प्राइमरी फॉलिकल वृद्धि करता है, ग्रोथ करता है। प्राइमरी, आप जानते हैं कि प्रिमोडियल जर्म सेल से जो उगोनिया बना, उगोनिया आगे चलकर, अभी उस जेनेसिस जब हम लोग प्रोसेस पढ़े हैं इसके पहले, उगोनिया आगे विकसित होता है और प्राइमरी oocyte में परिवर्तित होता है। प्राइमरी oocyte एक मियोसिस के एक स्टेज तक, प्रोफेज फर्स्ट के लिप्टोटीन स्टेज से जाकर वो अरेस्ट कर लिया जाता है, रोक लिया जाता है, और उसके ऊपर एक विशेष प्रकार का लेयर बन जाता है। वो लेयर के साथ वो कहलाता है प्राइमरी फॉलिकल। वही प्राइमरी फॉलिकल फिर सेकेंडरी फॉलिकल में बदलता है, सेकेंडरी फॉलिकल टर्शियरी फॉलिकल में बदलता है। वो इस तरीके से विकसित होते होते ग्राफियन फॉलिकल में बदल जाता है। और ग्राफियन फॉलिकल जैसे ही वो पहुंचता है तो उसके साथ क्या होता है, तथा साथ ही साथ यूटेरस में प्रोलिफरेशन के द्वारा इंडोमेट्रियम रीजेनरेट हो जाता है। इधर ओवरी के अंदर ग्राफियन फॉलिकल अपना कार्य करता रहता है, ग्राफियन फॉलिकल बनता रहा है, लेकिन साथ ही साथ यूटेरस में भी अपना प्रोसेस चलता रहता है, क्योंकि इसके अंदर काफी जो हार्मोनल कंट्रोल होते हैं वो भी साथ साथ चलते रहते हैं। तो ओवरी जैसे प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल इत्यादि विकसित होता है, तो उससे एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रीशन होता रहता है। एस्ट्रोजन सिक्रीशन जैसे जैसे बढ़ता है, तो वहां पर आपको याद दिलाते हैं, जब हम लोग कंट्रोल देखे थे, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन का सिक्रीशन होता था, एफएसएच और एलएच, तो एस्ट्रोजन हार्मोन जैसे जैसे इसका सिक्रीशन लेवल बढ़ता है, वो एफएसएच पर निगेटिव इंपैक्ट करता है और एलएच को
पॉजिटिव इंपैक्ट करता है। तो जैसे ही एलएच पॉजिटिव इंपैक्ट करने से वो क्या होगा कि ये पीक लेवल पर सबसे अधिक मात्रा में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सिक्रीशन होता है, जिसे हम कहते हैं ल्यूटियल सर्ज। जैसे आप देखें ग्राफियन फॉलिकल में बदल जाता है तथा साथ ही साथ यूटेरस में प्रोलिफरेशन, जिसको हम इंडोमेट्रियम रिजेनरेट होता है, ये लेवल में चेंजिंग पीक लेवल पे होता है। एलएच सर्ज, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सर्ज उसको कहते हैं। किस स्टेज पर? जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बहुत अधिक मात्रा में सिक्रीट होने लगता है तो उसे कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग सर्ज। इसमें क्या होता है कि जब जैसे ही ल्यूटिनाइजिंग सर्ज होता है तो उस स्टेज पर ओवुलेशन का जो प्रोसेस जो होता है वो स्टिमुलेट किया जाता है। ओवरी और यूटेरस में ये परिवर्तन पिट्यूटरी तथा ओवेरियन हार्मोन के लेवल में चेंज द्वारा संभव होता है। अब ये कौन से हार्मोन है? मैं अभी आपको बताया कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीशन हो रहा था वो एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के जो चेंजिंग होता है उसके कारण होता है। तो ल्यूटिनाइजिंग तथा एफएसएच दोनों ही साइकिल के मध्य, यानी कि जो यदि हम 28 डेज को माने हैं पूरी साइकिल, तो उसका हाफ पार्ट जो होगा वो 14 डेज होगा। 14वें दिन अपने पीक लेवल पर आ जाता है जो सबसे ज्यादा स्त्रावित होता है, जिसे हम एलएच सर्ज भी कहते हैं। एलएच सर्ज मिड साइकिल के दौरान रैपिड सिक्रीशन होता है। रैपिड सिक्रीशन मतलब बहुत एकाएक बहुत इसका सिक्रीशन तेज हो जाता है, जो कि ओवुलेशन, अंडोत्सर्ग यानी अंडाणु को ग्राफियन फॉलिकल से मुक्त कराने को प्रेरित करता है। ऐसे अंडाणु पूरा बना नहीं है, वो भी किस स्टेज तक है? सेकेंडरी oocyte तक है। अब आते हैं थर्ड स्टेज पर, ओवुलेटरी फेज। इसमें क्या होता है कि इस फेज में एलएच सर्ज क्या है? जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बहुत अधिक मात्रा में सिक्रीशन होता है, ग्राफियन फॉलिकल को फटने को इंड्यूस करता है। इसको मतलब जैसे ही ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो हुआ वो उसको प्रेरित करेगा, स्टिमुलेट करेगा। इंड्यूस की जगह पे आप कह सकते हैं कि स्टिमुलेट करता है, जिसे हम ओवुलेशन कहते हैं। वो क्या करेगा? उसको स्टिमुलेट करेगा कि ये अब फट जाए, और फटेगा तो उससे सेकेंडरी oocyte बाहर निकलेगा। अब उसके आगे का फेज है ल्यूटियल फेज। आपको पता है ल्यूटियल फेज इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ग्राफियन फॉलिकल अब कार्पस ल्यूटियम में बदल जाता है, और कार्पस ल्यूटियम के ही आधार पर इसका नाम पड़ा ल्यूटियल फेज। अब ल्यूटियल फेज में क्या होता है कि जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल से जो सेकेंडरी oocyte बाहर निकला, ग्राफियन फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte बाहर निकला, तो ग्राफियन फॉलिकल एक अलग स्ट्रक्चर में बदलता है, जिसको हम कहते हैं कार्पस ल्यूटियम। अब वो कार्पस ल्यूटियम एक विशेष हार्मोन का सिक्रीशन करता है, जो कि होता है प्रोजेस्टेरॉन। और ये प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है कि जो यूटेरस है उसको प्रोलिफरेशन कराता है, और उसका इंडोमेट्रियम वाल फिर से ग्रोथ करता जाता है, एक पीक लेवल तक जाता है, और फिर से नए साइकिल की। अब यहां पर क्या होता है कि यदि जो सेकेंडरी oocyte फर्टिलाइज नहीं हुआ, तब वो कार्पस ल्यूटियम फिर से कार्पस एल्बिकेंस में बदल जाता है, और प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का जो एक कॉम्बिनेशन है वो लो हो जाता है, और फिर से एक नए साइकिल की शुरुआत होती है। और उसका फिर से फर्स्ट जो 3 to 5 डेज होता है उसमें मेंस्ट्रुएशन होता है, ब्लड फ्लोइंग वेजाइनल ओपनिंग के द्वारा होता है। तो इस सारे पॉइंट्स को आप एक बार नोट कर लीजिएगा, और इस वीडियो को आप 1 से 2 बार देखिएगा। ये आपके नीट एग्जाम को भी पूरी तरीके से कवर कर रहा है। इसलिए बच्चों, आपको मैं ये लेक्चर केवल 12th बोर्ड के लिए नहीं, बल्कि नीट एग्जाम और आगे के भी जो लेक्चर होंगे, केवल मैं बोर्ड के लिए नहीं, केवल बल्कि आपके यदि नीट एग्जाम क्रैक करना है या बीएचयू एग्रीकल्चर को क्रैक करना है, तो इन सारे पॉइंट्स को आपको माइंड में अच्छे से पकड़ना होगा। थैंक यू बच्चों। ठीक है, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक आगे का प्रोसेस देखेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। थैंक यू।